एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताया और कहा कि वो पीएम के विकास के एजेंडे के साथ थे और रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी दोहराया कि वो नीतीश कुमार को अगला सीएम नहीं बनने देंगे। न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में उन्होंने चुनावों के बाद किसी आरजेडी के साथ गठबंधन की अटकलों को भी खारिज किया और कहा कि चुनाव के बाद भी वो पीएम मोदी के साथ रहेंगे। आपका क्या आरजेडी के साथ किसी तरह कोई संभावना बनती है? लोक जनशक्ति पार्टी को जो भी व्यक्ति जानता है वो ये जानता है कि हम लोगों ने पोस्ट पोल कभी भी अलायंस नहीं किया। मैं निरंतर इस बात को कहता रहा हूँ, अगर कुछ चैनल अगर इस बात का भ्रम फैलाना चाहते हैं या अगर वो मुख्यमंत्री के दबाव में अगर काम कर रहे हैं तो मैं उन चैनल्स को भी मैं स्पष्ट कर दूं कि ये तमाम अटकलें, इससे पहले भी कुछ चैनल्स ऐसे थे जो निरंतर कि चिराग पासवान अकेले नहीं लड़ेगा, चिराग पासवान सिर्फ दबाव के लिए राजनीति कर रहा है, चिराग पासवान सिर्फ सीटें बढ़ाने के लिए ये सारी बातें बोल रहा है। उन तमाम चैनलों को जवाब मिल गया जिस दिन चिराग पासवान ने अकेले जाने का निर्णय लिया। आज भी अगर कोई चैनल्स ये इस बात का भ्रम फैला रहे हैं कि मैं पोस्ट पोल अलायंस में चेंज कर दूं, अगर यकीन हो तो वो चैनल्स इस बात को मान लें कि मेरा अलायंस आज की तारीख में विकास के एजेंडे के साथ है और मैं प्रधानमंत्री जी और उनके विकास का जो एजेंडा है उसके साथ था, हूँ और रहूँगा। चिराग पासवान के खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताने वाले बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर चिराग पासवान के मन में पीएम मोदी बसते हैं तो उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि पीएम के मन में है कि नीतीश जी को सीएम बनाना। चिराग जी के मन में वो कह रहे हैं कि हनुमान जी की तरह वो राम जी मन में बसे, तो ये सही है कि राम को मानिए लेकिन राम की भी मानिए। नरेंद्र मोदी जी के मन में जो है वो आपके मन में भी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के मन में है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना, और जो हनुमान जी थे उनको एक बार राम जी ने कहा तो वो जाना था तो पूरा पहाड़ उठा के ले आए। यानी राम की बात नहीं मानिए, राम को मन में रखिए, ये कैसे हो सकता है? गुजरात के राजकोट से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने एक लड़के को जोरदार टक्कर मार दी। जिस लड़के को कार ने टक्कर मारी वो सड़क के किनारे पार्किंग में खड़ी एक मोटरसाइकिल पर बैठा था, लेकिन बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल समेत उस लड़के को उड़ा दिया। इससे पहले वहां सड़क पर सामान्य रफ्तार से गाड़ियां चल रही थीं। इतने में वो तेज रफ्तार कार आई और उसने सड़क किनारे पार्किंग में खड़े स्कूटरों और मोटरसाइकिलों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मोटरसाइकिल पर बैठा वो लड़का भी हवा में उछल गया और फिर धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। तुरंत ही कार के ड्राइवर ने भी गाड़ी रोक दी और टक्कर की तेज आवाज सुनकर कुछ लोग वहां दौड़े चले आए। गाड़ी से भी ड्राइवर समेत सभी लोग नीचे उतरे और घायल लड़के के पास पहुंच गए। बताया गया कि इस हादसे में उस लड़के को गंभीर चोटें आईं और तुरंत ही उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के औरंगाबाद जिले में चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर बैठे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर 2 बार चप्पल फेंकी गई। वो वहां जाकर बैठे ही थे कि किसी ने उन पर चप्पल फेंक दी। पहली बार में किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया क्योंकि वो चप्पल उनके बगल से होकर गुजर गई, लेकिन दूसरे हमले में चप्पल उनकी गोद में जा गिरी जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और तेजस्वी यादव पर चप्पल फेंकने वाले आरोपी को ढूंढा जाने लगा। हालांकि तेजस्वी ने मामला शांत होने के बाद भाषण देना शुरू कर दिया। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जारी सियासी उठापटक के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के श्राद्ध के मौके पर चिराग, तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ नजर आए। बताया गया कि चिराग ने नीतीश कुमार के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसके बाद बिहार की सियासत के ये 3 विरोधी एक साथ बैठे हुए नजर आए। एलजेपी के दफ्तर में हुए रामविलास पासवान के श्राद्ध की जो तस्वीरें सामने आई उनमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में चिराग पासवान बैठे दिखे। इन तस्वीरों में चिराग तेजस्वी से कुछ बातें करते नजर आए, जबकि उनके बगल में बैठे नीतीश चुपचाप दिखाई दिए। लालू जी का रामविलास जी से जो संबंध रहा वो किसी से छुपा नहीं, और हम लोग नए हैं, नौजवान हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, बिहार की बेहतरी देखना चाहते हैं, तरक्की देखना चाहते हैं और अपने ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग चिराग पासवान जी के इस दुख के घड़ी में उनके पूरे परिजनों के साथ हम लोग खड़े हैं। हमको तो घर जैसा प्यार मिलता है उनके परिवार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इमरान विरोधी प्रदर्शनों से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची है।
न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI 25 अक्टूबर से पहले ही अपने देश में आत्मघाती हमला करवाने की तैयारी में है। खबर यह है कि वो हमले में राजनीतिक हत्याएं करवाकर उसका आरोप भारत पर लगाने की साजिश रच रहा है। बताया जा रहा है कि इसके लिए पाकिस्तान के रावलपिंडी में 18 अक्टूबर को सेना मुख्यालय में बैठक भी हुई थी, जिसमें इमरान सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर लगाम लगाने की साजिश रची गई। खबर यह भी है कि भारत को LOC पर उलझाने के लिए सीज फायर तोड़ने के साथ भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट करने के निर्देश भी दिए गए हैं और राजनीतिक हत्याएं करवाने के लिए कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई टाइगर फोर्स में जैश और हिजबुल के आतंकियों को शामिल किया गया है, जिन्हें इस हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के नौकरी देने के वादे पर सवाल उठाए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गोपालगंज की एक रैली में RJD और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उनके नौकरी देने के वादे पर सवाल उठाए। आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को कहा नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने महिला सुरक्षा पर एक विवादास्पद बयान दिया। ललितपुर पुलिस लाइंस में कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए चाकू के इस्तेमाल की सलाह दे डाली। एक हाथ में चाकू भी रखा करे जेब में, छोटा सा, कभी कोई बात आ जाए तो बिल्कुल डट के मार देना, कोई चिंता नहीं करना। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में माई टाउन माई प्राइड नाम से एक अभियान की शुरुआत की गई। इसका मकसद लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। इस मुहिम के जरिए लोगों की समस्याएं भी सुनी जाएंगी और उन्हें हल भी किया जाएगा। इसके लिए कई इलाकों में प्रशासन की ओर से कैंप लगाए गए हैं। यहाँ पे ये प्रोग्राम लगाया है, इसमें हमें सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ ही मिलती है और यहाँ पे फेस टू फेस यानी कि प्रेजेंट टू प्रेजेंट सिचुएशन में सारा काम यहीं पे होता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पुष्प विहार में जिला लेबर दफ्तर का दौरा किया और ड्यूटी से गायब मिले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा। साथ ही सिसोदिया ने वहां मौजूद कर्मचारियों को लापरवाही बरतने के आरोप में फटकार भी लगाई। ये दलाली का धंधा बना हुआ, मैं चलने नहीं दूंगा। इस तरह सबको जेल भिजवा दूंगा अगर कोई इस तरह की हरकत करेगा। यहाँ पर तनख्वाह मिल रही है, तनख्वाह में काम करो और इस तनख्वाह में पेट नहीं भरता है तो नौकरी छोड़ के चले जाओ। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई घंटों तक बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ दिखाई दिया। बारिश का पानी लोगों के घरों में भी घुस गया। एक मकान में घुटनों तक पानी नजर आया। उसके रसोई घर में रखे बर्तन पानी में तैरते दिखाई दिए। भारी बारिश से सभी मकानों की हालत ऐसी ही थी। कुछ लोग तो अपने घरों से पानी बाहर निकालते नजर आए। सड़कों पर पानी का स्तर इतना था कि लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी होने लगी। दूसरे इलाकों में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक चुनावी सभा के मंच पर बीजेपी नेता इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पकड़कर रोने लगी। 2 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए विवादास्पद बयान दे दिया था, जिसकी वजह से उनकी आंखों में एक बार फिर आंसू झलक गए। सामने आई एक तस्वीर में मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई लोग मौजूद नजर आए, जबकि इमरती देवी उनके कंधों का सहारा लेकर रोती हुई दिखाई दी। सिंधिया ने थोड़ी देर तक इमरती देवी की हौसला अफजाई की और फिर वो मंच से उतरकर निकल गए। इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कमलनाथ पर निशाना साधा। सीधे सीधे ये कहने में क्या दिक्कत है कि श्रीमती इमरती देवी जी से मैं माफी मांगता हूं। अगर मगर किंतु परंतु खेद, अब ये तो चोरी और सीना जोरी है, माफी मांगना थोड़ी हुआ। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में नए बिल लाने वाला पंजाब पहला राज्य बन गया। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने 4 नए बिलों को विधानसभा में पास कराकर केंद्र के नए कृषि कानूनों की राह मुश्किल कर दी, जिसके बाद अमृतसर में इन बिलों के पास होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और आतिशबाजी भी की। केंद्र के कृषि बिलों के जवाब में पंजाब सरकार ने जो 4 बिल विधानसभा में पास कराए, उन पर सीएम ने किसानों को भरोसे में लेने की भी कोशिश की। यही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र को भी निशाने पर लिया। जिस तरीके नाल मित्र इन्होंने कीते ने, जिस तरीके नाल गरीबों का पेट से तुसीं लत मारे हो, अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं झुकाओ। हालांकि बीजेपी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर किसानों को बरगलाने का आरोप मढ़ दिया। पिछले 3.5 पौने 4 साल में कोई काम किया नहीं, इसलिए उसको ढकने के लिए
वो इस प्रकार का सब नौटंकी कर रहे हैं, इससे लाभ होने वाला नहीं। पंजाब विधानसभा में पास हुए 4 बिलों में एक बिल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकी हमले में मारे गए टीचर की याद में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। बच्चों को पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाकर पढ़ाने की वजह से कुछ दिनों पहले इतिहास के उस टीचर की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिनकी याद में हजारों लोग राजधानी पेरिस की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने उस टीचर को श्रद्धांजलि देते हुए मौन जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों टीचर, बच्चे और उनके माता पिता भी शामिल हुए। इस दौरान सबकी आंखें नम दिखीं। Parce que ce sont les valeurs de la France, de la République qui ont été atteintes. ये जुलूस उस टीचर के स्कूल तक निकाला गया, जहां पहुंचकर लोगों ने उनकी याद में फूल चढ़ाए और मोमबत्तियां जलाईं। मुंबई की लोकल ट्रेनों में मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई के लिए रेलवे ने सख्त नियम लागू किए हैं। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि अब बिना मास्क के लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वालों को 5 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन यह सजा उन लोगों के लिए है जो 3 से ज्यादा बार बिना मास्क पहने पकड़े जाएंगे। वहीं अगर कोई यात्री पहली बार बिना मास्क पहने पकड़ा जाता है तो उससे 250 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 महीने की जेल और 250 रुपए जुर्माने की सजा होगी। और अगर कोई तीसरी बार बिना मास्क पहने पकड़ा गया तो उसे 1 साल तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में एक पहाड़ी पर बिल्ली की हैरान करने वाली आकृति मिली। पूर्व सीएम कमलनाथ की विवादास्पद टिप्पणी पर राहुल गांधी ने नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बीजेपी नेता इमरती देवी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर राहुल गांधी नाराज हो गए। उन्होंने दो टूक कहा कि उन्हें कमलनाथ की भाषा ठीक नहीं लगी। I don't like personally the type of language that Kamalnath uses, and I don't appreciate it. राहुल गांधी ने भले ही खुलकर नाराजगी जताई हो, लेकिन कमलनाथ ने इमरती देवी से माफी मांगने से इनकार कर दिया। अब वो राहुल जी की राय है। सर, क्या कमलनाथ जी आप माफी मांगेंगे इमरती देवी से? मैं क्यों माफी मांगूंगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कुछ आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों के पास से जवानों को 3 AK-47 राइफल बरामद हुई। इस मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर अपनी चिंता जाहिर की। दोनों की इस मुलाकात पर प्रदेश की मंत्री यशोमती ठाकुर ने ऐतराज जताया और रेखा शर्मा पर महाराष्ट्र को बदनाम करने का आरोप लगाया। कोलकाता में एसटीएफ ने अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए इन लोगों के पास से पुलिस को 8 देसी तमंचे भी बरामद हुए। ये दोनों आरोपी हुगली जिले के रहने वाले हैं और उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों पर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि देश के सारे कट्टरवादी और आतंकवादी मदरसों में ही पले बड़े हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मदरसों को मिलने वाली सरकारी मदद भी बंद करने की मांग की। असम का जिक्र करते हुए उषा ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रवाद में जो भी बाधा डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्रहित में बंद कर दी जाएंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई निजी तौर पर अपनी निजी धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसकी छूट देता है। यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना। देखिए, अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्रहित में बंद होनी चाहिए। चीन ने एक बार फिर सेना के युद्ध के अभ्यास का वीडियो जारी कर जंग की गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। ये वीडियो चीन की एक कूटनीतिक चाल है, जिसके जरिए उसने अपने दुश्मनों को डराने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि अगर जंग हुई तो चीन की फौज का जवाब ऐसा होगा। वीडियो दक्षिण पश्चिम चीन का बताया जा रहा है, जहां चीन के सैनिकों ने युद्ध का अभ्यास किया। अभ्यास भी ऐसा कि पहाड़ों के बीच रॉकेट लॉन्चर के जरिए चीन के फौजी ताबड़तोड़ रॉकेट दागते दिखे, बिना किसी दुश्मन के ही आगजनी और गोलाबारी करते दिखे, पहाड़ों की तरफ कंधे पर लॉन्चर रखकर मोटर दागते दिखे, यहां तक कि एक कबाड़ बने हुए टैंक पर आसमान से रॉकेट दागने का अभ्यास भी करते दिखे। ऐसी ही गीदड़ भभकियां चीन पिछले कुछ महीनों में कई बार दे चुका है। पहले तो ऐसे कुछ वीडियो फर्जी होने की जानकारियां भी सामने आई थी।
पुराने वीडियो में शी जिनपिंग की फौज ने फिल्मों के सीन जोड़ दिए थे। राज खुलने के बाद दुनिया भर में चीन की फजीयत भी हुई थी। एक बार फिर चीन ने पहाड़ों के बीच अभ्यास का वीडियो जारी कर अपने हथियारों की नुमाइश करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक पेट्रोल पंप पर कार में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसकी वजह से कार आग की लपटों में घिर गई। पेट्रोल भरवाने के दौरान हुए इस हादसे ने वहां मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया। पानी डालो ना जल्दी से। डर के मारे लोगों ने तुरंत ही पेट्रोल पंप को खाली कर दिया। वो दूर खड़े होकर कार को जलता देखते रहे। हालांकि आग लगते ही लोगों ने कार को धक्का देकर पेट्रोल पंप से दूर कर दिया था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आग बुझने तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद चुनाव में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की गिनती में कोई कमी नहीं आई। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की खबर है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की नाम की संस्था ने बिहार के पहले चरण के चुनाव में 31% उम्मीदवारों के दागी होने का दावा किया। कुल 328 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2015 में ऐसे उम्मीदवार 30%। इस मामले में सबसे आगे आरजेडी है, जिसके 73% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी है, जिसके 72% उम्मीदवार दागी हैं। एलजेपी ने 59% उम्मीदवारों के खिलाफ एलजेपी के आपराधिक केस दर्ज है, जबकि सत्ताधारी जेडीयू के 43% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हुए। उम्मीदवारों की संपत्ति से जुड़ा हुआ अहम आंकड़ा भी सामने आया। पहले चरण में किस्मत आजमा रहे 35% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 2015 में पहले चरण के 25% उम्मीदवारों की संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा थी। मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया। मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने मदरसों के जरिए कट्टरता फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही इन मदरसों को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद करने की मांग की। तो यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बढ़े हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अकाउंट हैक करने के बाद आरोपियों ने उनके अकाउंट से पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट भी किए, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत ट्विटर इंडिया से करने की बात कही। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कश्मीर में सुरक्षा बल की कार्रवाई से बचने के लिए अब आतंकवादी बुर्के का सहारा ले रहे हैं और ये आतंकी जवानों पर घात लगाकर हमले की फिराक में है। इन आतंकियों में लश्कर कमांडर फैयाज भी शामिल है। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि उसका साथी वहां से भागने में कामयाब रहा। मध्य प्रदेश के उमरिया में एसडीओ राहुल मिश्रा पर फेंसिंग लगाने के नाम पर 35 लाख रुपए के धोखाधड़ी का आरोप लगा, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। यूपी के ललितपुर में एक ही परिवार के 4 बच्चों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। चारों बच्चों के शव एक गड्ढे में मिले। इन बच्चों के परिवार ने गांव के ही कुछ लोगों पर जमीन विवाद में हत्या कर शवों को गड्ढे में फेंकने का आरोप लगाया और बच्चों को निकाल के हॉस्पिटल ले जाया गया। दुखद घटना है, चारों बच्चों की डेथ हो गई। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए हाइड्रोजन वाली सीएनजी से कुछ बसें चलनी शुरू हो गई। हालांकि केंद्र और दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत शुरुआत में केवल 50 बसों को राजघाट बस अड्डे से रवाना किया गया, जिनसे होने वाले प्रदूषण पर अगले 6 महीने तक नजर रखी जाएगी। इस ईंधन को तैयार करने के लिए राजघाट बस अड्डे के अंदर ही एक प्लांट बनाया गया और उसके सामने हाइड्रोजन वाली सीएनजी को बसों में डालने के लिए एक स्टेशन भी तैयार किया गया। सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को किस तरीके से मिक्स करना है, उस तरीके से इसको बनाया गया है। ये कहा जा रहा है कि 70% जो है प्रदूषण में, जो ईंधन से जो प्रदूषण होता है उसमें कमी आ जाएगी। केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने उम्मीद जताई कि इस ईंधन के इस्तेमाल से अच्छे नतीजे आएंगे। प्रदूषण कम होगा। आने वाले समय में इसको और सभी बसों में, सभी डिपोज में लेके जाएंगे। कैलाश गहलोत की मौजूदगी में राजधानी के पहले हाइड्रोजन वाले सीएनजी स्टेशन से बसों को उनमें ईंधन डालकर रवाना किया गया। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना के कोर्डोबा के जंगलों में पिछले 3 महीनों से लगी आग बुझा ली गई। अगस्त महीने से ही वहां के जंगल भीषण लपटों से घिरे थे, जिन्हें पूरी तरह बुझाने के सारे उपाय किए गए। दमकल की हजारों गाड़ियां महीनों तक जुटी रहीं, तो हेलीकॉप्टर के भी सैकड़ों फेरे लगाए गए। बताया गया
कि दमकल के कर्मचारी आग बुझाने में दिन रात जुटे रहे। उनके अलावा आसपास के सैकड़ों लोगों ने भी काफी मदद की। हाल ही में हुई बारिश का भी इसमें अहम योगदान रहा। खबर है कि तेज हवाओं की वजह से ये आग 3 लाख हेक्टेयर में फैल गई थी, जिस वजह से उसे बुझाने में इतना वक्त लग गया। कोलकाता के दुर्गा पंडालों में हाई कोर्ट के आदेश का असर दिखने लगा। लोग पहुंचे जरूर, लेकिन उन्हें पंडालों के बाहर से ही दर्शन करने पड़े। एक दिन पहले हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा था कि दुर्गा पंडालों में लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी और 25 से ज्यादा आयोजक भी अंदर जमा नहीं हो सकेंगे। और कोलकाता के दुर्गा पंडालों में कोर्ट के इन आदेशों का असर भी दिखा। कुछ लोग तो वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें बैरिकेड के पास खड़े होकर ही दर्शन करने पड़े। देख सकते हैं आप यहाँ पर पंडाल के बाहर ये बैरिकेड लगाया गया है। इसी तरह से जगह जगह पर पंडाल के सामने बैरिकेड लगाया गया है ताकि लोग पंडालों के अंदर ना जाए। कोर्ट के आदेशों और कोरोना से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन हो, इसके लिए कोलकाता के सभी दुर्गा पंडालों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। नो एंट्री कर दिया तो क्या होगा, दूर से ही देख के चले जाएंगे। कोरोना के लिए तो ठीक ही है। कोरोना की वजह से दुर्गा पंडालों की रौनक फीकी ना पड़े, इसके लिए आयोजकों की तरफ से भी कई कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हवाई फायरिंग करने वाले बदमाशों को पकड़कर पुलिस ने उनका जुलूस निकाला। खुलेआम फायरिंग करने वाले बदमाशों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उस घटना में शामिल रहे 3 बदमाशों को पकड़ लिया। बाद में उन तीनों के हाथ बांध दिए गए और फिर पूरे शहर में उनका जुलूस निकाला गया। इस दौरान पुलिस के कई जवान ने उन्हें घेर रखा था। पकड़े गए बदमाशों से नारे भी लगवाए गए। बताया गया कि इलाके में अपना दबदबा बनाने के मकसद से बदमाशों ने फायरिंग की थी। उन्होंने इसका वीडियो भी बनाया। खबर है कि पुलिस अब उन बदमाशों की तलाश में जुटी है जो इस घटना के बाद से फरार हैं। केंद्र सरकार ने चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ा दी। अगले महीने बिहार में चुनाव है, इसलिए इस फैसले का सबसे पहले वहीं के उम्मीदवारों को फायदा होगा। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च करने की सीमा 10% बढ़ा दी। नए नियमों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवार अधिकतम 77 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे, जबकि छोटे राज्यों में लोकसभा चुनाव के दौरान यह रकम 59,40,000 रुपए होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के खर्च की सीमा 70 लाख रुपए और दिल्ली में 77 लाख रुपए होगी। वहीं विधानसभा चुनाव में छोटे राज्यों में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 22 लाख रुपए, बड़े राज्यों में प्रत्याशी के खर्च की लिमिट 30,80,000 रुपए तय की गई। यानी कि बिहार के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार 28 लाख रुपए नहीं बल्कि 30,80,000 रुपए खर्च कर सके। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को मार्च और अप्रैल का पूरा वेतन मिलेगा। हरियाणा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान मार्च और अप्रैल महीने का पूरा वेतन देने का ऐलान किया। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया। अब 31 अक्टूबर तक सभी कर्मचारियों को उनका रुका हुआ वेतन मिल जाएगा। हरियाणा सरकार के करीब 1.25 लाख कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। कोलकाता में एक दुर्गा पूजा संगठन ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। इस याचिका के जरिए लोगों के पंडालों में जाने पर लगी रोक को हटाने की मांग की गई। एक दिन पहले हाई कोर्ट ने राज्य में लोगों के दुर्गा पूजा पंडालों में जाने पर रोक लगा दी थी और सिर्फ 25 आयोजकों को ही पंडालों में जाने की इजाजत दी थी। बिहार के किशनगंज में एक कार से बड़ी तादाद में चांदी के जेवरात और मूर्तियां बरामद की गईं। ये चीजें पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पकड़ी। साथ ही इन्हें ले जा रहे 2 लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया। आशंका है कि इन चीजों को बांग्लादेश या फिर नेपाल से तस्करी कर लाया गया था और इनकी कीमत करोड़ों में है। तस्करी के होने की पूरी संभावना है, जिसे कि काम नहीं किया जा सकता। अब इसको इनकम टैक्स को दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में नौकरी की मांग के लिए सैकड़ों नर्सें राज्य की ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आईं। नर्सों की दलील है कि सभी प्रक्रियाओं और परीक्षण से गुजरने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं दी गई, जिसके खिलाफ उत्तर 24 परगना जिले के विधाननगर में जमकर हंगामा हुआ। सड़कों पर उतरी सैकड़ों नर्सों ने स्वास्थ्य भवन का घेराव करते हुए नौकरी की मांग के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन और हंगामे के बीच कुछ नर्सों की पुलिस से बहस भी हुई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की गाड़ियों का भी घेराव किया। नर्सों ने नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया और राज्य की ममता सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। इस हंगामे की वजह से विधाननगर में स्वास्थ्य भवन के दफ्तर के बाहर तनाव का माहौल बना रहा। पुलिस ने प्रदर्शन कर रही कई नर्सों को भी हिरासत में ले लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चर्च में दान देने से पहले बार बार नोट गिनने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान लास वेगास के एक चर्च में पहुंचे थे।
जहां सभा खत्म होने के बाद उन्होंने $20 के कुछ नोट चर्च के दान पात्र में डाल दिए, लेकिन उनके दान देने का ये वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग ट्रंप की कंजूसी और उनके बार बार नोट गिनने का मजाक उड़ाने लगे। ट्रंप चर्च में सबसे आगे की कतार में बैठे थे। इस दौरान उनके सहयोगी और कुछ दूसरे लोग भी वहां मौजूद थे। तभी कार्यक्रम खत्म होता देख ट्रंप ने अपनी जेब में हाथ डाला और चुपचाप $20 के कुछ नोट बाहर निकाल लिए। कुछ देर तक वो उन नोटों को अपने हाथ में दबाए बैठे रहे, जिसके बाद वो उन्हें गिनने लगे। यही नहीं, नजर बचाते हुए उन्होंने गड्डी से कुछ नोट दबाए और अपनी जेब में वापस डाल लिए, जबकि हाथ में पकड़े बाकी नोटों को भी वो बार बार गिनते रहे। बाद में जैसे ही एक आदमी दान पात्र लेकर वहां पहुंचा, ट्रंप ने जल्दी से वो नोट उसके अंदर डाल दिए।